Assalamualaikum to everyone. Welcome to all of you in my channel Smart Study System. In this video, we are going to study the brief introduction about history of English literature, and it is a part 1 of the series. In this video, we will study all important ages and important writers in a chronological order. If you are new in English literature or making the preparation of masters in English, or you have to crack the government job of English literature, then it's the best video for you. Means you are in the perfect platform. Today we will discuss just the highlights of everything. From the very next video, we will start our first main topic, Anglo-Saxon period. Watch this video till end. Let's start our lecture. सबसे पहले हम ओल्ड इंग्लिश की बात करते हैं, जिसको हम एंग्लो सैक्सन्स के नाम से भी याद करते हैं। इसका ड्यूरेशन है 500 टू 1344 AD। ये पीरियड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ना ही इस दौर में बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखा गया। उसकी रीज़न ये थी कि इस दौर के अंदर रिटन वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। वो लोग अपना ज़्यादा जो लिटरेचर है वो ओरल रखते थे, यानी कि अपनी जो पोइम्स हैं या जो अपने हीरोज़ के ऊपर जो नज़में लिखी हैं उनको ज़ुबानी बोला करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने रिटन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो उस दौर में जो फेमस वर्क्स हैं उनको अगर देखें तो वो एक है ब्यूवुल्फ और दूसरा है विरसित। अगर ब्यूवुल्फ की बात की जाए तो इसको लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो जब इस स्क्रिप्ट को पढ़ा गया तो ना तो यहाँ इसके राइटर का नाम हमें मिलता है और ना ही इसके स्क्रिप्ट का नाम। तो इस स्क्रिप्ट के अंदर जो प्रोटैगोनिस्ट था उसका नाम ब्यूवुल्फ था और उसी से फिर इस स्क्रिप्ट का नाम पड़ गया ब्यूवुल्फ। और उसके बाद अगर फेमस ऑथर्स की बात की जाए तो उस दौर के फेमस ऑथर थे साइनवुल्फ और कैडमन। फ्रेंड्स, उसके बाद आती है बारी मिडल इंग्लिश लिटरेचर की। और अगर मिडल इंग्लिश लिटरेचर की बात की जाए तो उस दौर में सबसे फेमस पर्सन था जेफरी चौसर, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। चौसर 1343 में पैदा हुआ और 1400 में उसकी डेथ हुई और इसने सिविल सर्वेंट की हैसियत से काम किया और ये फर्स्ट पर्सन था जिसको वेस्टमिंस्टर एबे में दफन किया गया। उसके बाद तो बहुत से लोगों को वहाँ पर दफनाया गया, लेकिन जो फर्स्ट पर्सन था वो जेफरी चौसर था। और अगर इसके वर्क्स की बात की जाए तो चौसर ने बहुत सी पोएम्स लिखी, जिसमें ट्रायलस एंड क्रेसिडा और भी बहुत सी पोएम्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसका मास्टरपीस है, वो है इसका प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसके अंदर उसने 29 कैरेक्टर्स को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है, जो कि इंग्लिश पोइट्री के अंदर बहुत ही अहम रोल अदा करता है। और उसके बाद बात कीजिए विलियम लैंगलैंड की, तो विलियम लैंगलैंड भी उस दौर का एक बहुत बड़ा पोइट था। अगर उसके वर्क्स की बात कीजिए तो पियर्स प्लोमैन, जो उसका बहुत ही फेमस वर्क माना जाता है। फ्रेंड्स, उसके बाद अगर उस दौर में प्लेस की बात की जाए तो उस दौर में 3 तरह के प्लेस परफॉर्म किए जाते थे, मोरालिटी, मायरेकल और इंटरल्यूड। मोरालिटी तो हम सब समझते हैं ऐसे प्लेस जिनके अंदर अखलाकी या कोई सबक दिया जाता हो, और मायरेकल्स ऐसे प्लेस को बोलते थे कि इन प्लेस के टॉपिक बाइबल से लिए जाते, और फिर जब बाइबल से लिए जाते तो ये बात तो कन्फर्म है कि उसको परफॉर्म भी चर्च के पर्सन ही करेंगे। और अब होता क्या था कि इन प्लेस को गांव के डिफरेंट एरियाज में परफॉर्म किया जाता ताकि मैक्सिमम गैदरिंग इकट्ठी हो, और उसका जो लास्ट है, जो उसकी एंडिंग है, वो चर्च में करते ताकि तमाम लोग आएँ और आके इस प्ले को देखें और इसी बहाने वो चर्च में भी आएँ। और जो लास्ट टाइप है इंटरल्यूड, इंटरल्यूड जो उस दौर के जो अमीर तरीन जो तबका था उन लोगों के घरों में ये प्लेस परफॉर्म किए जाते थे। और उसके बाद अगर मोरालिटी प्ले की बात की जाए तो जो एवरी मैन प्ले है वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी कि एवरी मैन प्ले बेस्ट एग्जाम्पल है मोरालिटी प्लेस की। और अगर आपने पिलग्रिम प्रोग्रेस के बारे में सुना हुआ है, जो कि जॉन बनियन का नावल है, तो ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। फ्रेंड्स, चौसर के बाद जो नेक्स्ट एज आती है वो है एलिज़ाबेथन एज। और एलिज़ाबेथन एज और चौसर की एज के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, और इस एज को हम क्या बोलते हैं, बंजर दौर बोलते हैं उसको हम। और उसकी रीज़न क्या है कि इस दौरान के बहुत ज़्यादा या बहुत बड़े ऑथर्स पैदा नहीं हुए थे। उस दौरान से 2 पोइट्स पैदा हुए थे और उनमें उनके नाम क्या हैं, थॉमस वाइट जिसने सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाया, एक इटालियन पोइट जो कि पेट्रार्क हैं उनको फॉलो किया, और जो दूसरे पोइट हैं उनका नाम है हेनरी होवर्ड, जिनको अर्ल ऑफ सरे के नाम से भी याद किया जाता है। और उन्होंने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको आगे चल के विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लोव ने बहुत ही अच्छे से यूज़ किया। अब आगे हम चलते हैं एलिज़ाबेथन एज की तरफ। फ्रेंड्स, अगर एलिज़ाबेथन एज की बात की जाए तो ये 1557 टू 1625 तक चलती है एज। फ्रेंड्स, अगर पोइट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी। सोनेट्स फ्रेंड्स एक ऐसी पोएम को बोलते हैं, ऐसी पोएम जो कि 14 लाइन्स के ऊपर बेस करती हो और उसके अंदर एक खास किस्म का राइम स्कीम इस्तेमाल की जाए, फॉर एग्जांपल ए सच लाइक दीज। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं हमारे एडवेंट स्पेंसर, जिनको पोइट्स पोइट कहा जाता है, यानी इनको शायरों का शायर का लक़ब दिया गया। और अगर उनके वर्क की बात की जाए तो उन्होंने एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा, शेफियर्स कैलेंडर, जो कि 12 बुक्स के ऊपर मुश्तमिल था। और इस पोएम की खासियत यह है कि ये महीने के लास्ट में बुक शाया होती और 1 साल के अंदर इसको शाया होने में लगा,
जिसकी वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ इसको पढ़ने में। उसके बाद अगर सोनेट्स की बात की जाए तो एडमंड स्पेंसर ने 88 सोनेट्स लिखी और वो भी पेट्रार्क के स्टाइल में, और उसके अलावा उन्होंने 2 ओड्स लिखी, एपिथेलेमियन और प्रोथलेमियन, और उनका जो लास्ट वर्क है वो था द फेरी क्वीन, जो कि उनका मोस्ट पॉपुलर वर्क था। फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं सर फिलिप सिडनी, जिनका फेमस वर्क है आर्किडिया, और ये एक पोइट भी थे और पोइट होने के साथ साथ ये एक एसेइस्ट भी थे, और इनका फेमस ऐसे है एपोलॉजी फॉर पोइट्री, जिसके अंदर इन्होंने पोइट्री को डिफेंड किया। और उसके बाद एक बहुत फेमस पोइट है आपके बेन जॉनसन। तो आइए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, आपके टोटल 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं। अब यूनिवर्सिटी विट्स होता क्या है? ऐसे लोग जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज से क्वालिफाइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी विट्स, और जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस हैं क्रिस्टोफर मार्लोव। फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं आपके जॉन डन। जॉन डन आपके फेमस है मेटाफिजिकल पोइट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद आते हैं आपके सर फ्रांसिस बेकन, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एसेइस्ट भी कहा जाता है, और क्रिस्टोफर मार्लोव, जिन्होंने टोटल 6 प्लेज लिखे, और वो 6 के 6 ही बहुत ज़्यादा फेमस हुए, और इनका मास्टरपीस है डॉक्टर फॉस्टर्स। और उसके बाद आते हैं हमारे विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने टोटल 37 प्लेस और 154 सोनेट्स लिखी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम एज ऑफ मिल्टन की। तो एज ऑफ मिल्टन आपकी स्टार्ट होती है 1625 टू 1660 तक, और इसको कैरोलिन एज के नाम से भी याद किया जाता है। फ्रेंड्स, इस एज को एज ऑफ मिल्टन इसलिए कहा जाता है कि इस एज में जॉन मिल्टन पैदा हुए थे, जिन्होंने एक बहुत फेमस एपिक लिखी था पैराडाइज लॉस्ट, जो कि उनका द मोस्ट एडमायरेबल वर्क है। उसके बाद हमारी आती है एज ऑफ ड्राइडन, जो कि 1660 से लेकर 1700 तक जारी रहा, और इसको हम एज ऑफ रेस्टोरेशन के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद आती है हमारी अगस्टन एज, जो कि 1700 से 1745 तक रही। और इस एज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप आए। अलेक्जेंडर पोप जो कि ना सिर्फ एक पोएट थे बल्कि साथ एक एसेइस्ट भी थे, और इन्होंने अपनी ऐसे लिखा एसी ऑन क्रिटिसिज्म, रेप ऑफ लॉग, जो कि उनकी बहुत ही फेमस मॉक एपिक थी। और उसके अलावा उन्होंने इलियड और ओडिसी का ट्रांसलेशन की, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा शोहरत और फेम मिला। फ्रेंड, उसके बाद आते हैं विलियम ब्लेक, जो कि उस दौर के सूफी पोएट थे, और उन्होंने अपनी पोएम्स को 2 कलेक्शंस में लिखा, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। और लास्ट में आते हैं थॉमस ग्रे एंड रॉबर्ट बर्न्स। ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं, लेकिन फिर भी हमें इनके नाम आने चाहिए। और फ्रेंड्स, इसके बाद बारी आती है डेवलपमेंट ऑफ नावल की। फ्रेंड्स, नावल का काम इस दौर में भी शुरू हो चुका था, और इसकी शुरुआत की थी डैनियल डीफो ने अपने एक नावल रॉबिन्सन क्रूसो से। और उसके बाद आते हैं हमारे रिचर्ड स्टील, और हमारे बहुत एक फेमस राइटर हैं जोनाथन स्विफ्ट, जिन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी, और ये ज़्यादातर सटायर करते थे, और उनका सबसे जो मास्टर वर्क है वो है द गलिवर्स ट्रैवल। और उसके बाद आती है बारी सैमुअल जॉनसन की, जिन्होंने एक बहुत ही अहम काम किया, और वो क्या कि उस दौर की ज़रूरत थी डिक्शनरी की, और उन्होंने डिक्शनरी को इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा उन्होंने 2 नॉवेल्स लिखे, पैमिला और क्लैरिसा के नाम से। इससे डिसएग्री होते हुए या इसके जवाब में हेनरी फील्डिंग ने 2 नॉवेल्स लिखे, जोसेफ एंड्रयू जो कि पैमिला के जवाब में था, और टॉम जोन्स जो कि क्लैरिसा के जवाब में था। और इन 2 कामों ने उनको इतनी शोहरत दिलवाई कि उनको फादर ऑफ इंग्लिश नावल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद बारी आती है होरेस वॉलपोल की। होरेस वॉलपोल एक गोथिक राइटर थे। गोथिक राइटर को हम फिर किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और ये उस दौर के जो प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट वॉलपोल थे, ये उनके बेटे थे। फ्रेंड्स, उसके बाद बारी आती है रोमांटिसिज्म, जिसको हम रोमांटिक एज के नाम से भी याद करते हैं, जो कि 1798 से 1837 तक जारी रहा। इसका स्टार्ट कब हुआ? जब एस टी कॉलरिज ने लिरिकल बैलेट्स लिखी। फ्रेंड्स, ये एज आपकी 2 जनरेशन में डिवाइड है। आपकी फर्स्ट जनरेशन में आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज और रॉबर्ट साउथी। इनको हम लेक पोएट के नाम से भी याद करते हैं। और अगर सेकंड जनरेशन की बात की जाए तो सेकंड जनरेशन में आपके आते हैं लॉर्ड बैरन, पी.बी. शैले और जॉन कीट्स। पी.बी. शैले फ्रेंड्स एक नहायत ही रेवोल्यूशनरी पर्सन थे, और इनको यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट भी कर दिया गया था, जिनके निकाल दिया गया था सिर्फ उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ की वजह से। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपकी आती है विक्टोरियन एज, जो कि 1837 टू 1901 तक जारी रही। फ्रेंड्स, ये बात कही जाती है कि एलिजाबेथन एज के बाद विक्टोरियन एज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इस दौर के ऑथर्स के चलते हैं। हमारे सबसे पहले ऑथर हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि बहुत फेमस पोइट हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से फेमस है, और उन्होंने उस दौर की एक फेमस पोइटेस से शादी की, जिनका नाम क्या था? एलिजाबेथ पैरेट ब्राउनिंग। और हमारे उसके बाद आते हैं मैथ्यू आर्नल्ड, जिन्होंने बहुत ही फेमस पोएम लिखी डोवर बीच। और उसके बाद अगर प्रोज राइटर की बात की जाए तो प्रोज राइटर में सबसे पहला जो नाम है वो है चार्ल्स लैम, विलियम हैजलेट, जिनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे और प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे। तो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे थे सर फ्रांसिस बेकन, और प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे थे विलियम हैजलेट।
और इसके बाद अगर नॉवेल्स की बात की जाए तो नॉवेल्स में आपके सबसे पहले आते हैं जेन ऑस्टन, जो कि उस दौर की बहुत ही फेमस नावलिस्ट थी और उन्होंने 6 नावल्स लिखे। जो सबसे अहम उनका काम है वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस। और उसके बाद सर वॉल्टर स्कॉट, सर चार्ल्स डिकन। सर चार्ल्स डिकन के मुकाबले में जो राइटर आए थे उनका नाम था विलियम मैकपिस थैकरे, जिनका एक वर्क है वैनिटी फेयर। और उसके बाद बात की जाए ब्रोंटे सिस्टर, जैसे कि एमिली ब्रोंटे, शार्लेट ब्रोंटे, तो ये किन नाम से फेमस है? ब्रोंटे सिस्टर्स के नाम से इनको याद किया जाता है। और उसके बाद आती है मैरी एन एवान, तो इनका पेन नेम था जॉर्ज इलियट। इन्होंने अपने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उसमें उन्होंने अपना नाम जॉर्ज इलियट ही शो करवाया। उसकी रीज़न ये है कि उस दौर में कोई भी लड़की अपने नाम से अपने काम को नहीं पब्लिश करवा सकती थी, तो इसीलिए उन्होंने जॉर्ज इलियट को एज अ पेन नेम यूज़ किया अपने काम को पब्लिश करवाने के लिए। उसके बाद अगर बात कीजिए थॉमस हार्डी, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट नॉवलिस्ट हैं, तो इन्होंने अपनी राइटिंग जितनी भी लिखी वो ज़्यादातर पेसिमिस्ट लिखी है, यानी कि ये नेचर की हमेशा डार्क साइड की तरफ देखते थे। इन्होंने टोटल 4 ट्रेजेडीज लिखी, जिनमें जो सबसे फेमस है वो है टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स और रिटर्न ऑफ द नेटिव। और इसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा पोएम्स भी लिखी हैं। तो उसके बाद बात की जाए जोसेफ कॉनरड, जिनका एक बहुत ही फेमस नावल है हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो अगर हम 20वीं सेंचुरी की बात की जाए, जिसको हम मॉडर्न एज के नाम से भी याद करते हैं, तो इसमें जो अगर पोइट्री की बात की जाए तो पोइट्री के अंदर सबसे पहले आते हैं रडियार्ड किपलिंग, जो कि इंडिया के शहर बॉम्बे में पैदा हुए और उनका फेमस वर्क है किम और द जंगल बुक। और उसके बाद बात की जाए E.M. फॉस्टर, जिनका बहुत ही फेमस वर्क है ए पैसेज टू इंडिया। उसके बाद आते हैं H.G. वेल्स। H.G. वेल्स ने जितनी भी बुक्स लिखी हैं वो ज़्यादातर साइंस फिक्शन के ऊपर ही लिखी हुई हैं, जिस तरह उनका ये नावल है द टाइम मशीन। उसके बाद अगर बात की जाए D.H. लॉरेंस की, तो ये एक पोइट भी थे और उसके साथ साथ ये एक नॉवलिस्ट भी थे। इनके अक्सर नॉवेल्स को बैन कर दिया जाता था इनके एरोटिक वर्क की वजह से। इसके बाद अगर बात की जाए जेम्स जॉयसी की, तो जेम्स जॉयसी ने एक बहुत फेमस वर्क लिखा यूलिसिस। और इसके अलावा इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। और इसके बाद आते हैं वर्जीनिया वुल्फ, जिन्होंने एक नावल लिखा टू द लाइट हाउस। जेम्स जॉयसी और वर्जीनिया वुल्फ इन दोनों ने एक नई टेक्निक को मुतारफ़ कराया जिसका नाम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और उसके बाद बात की जाए जॉर्ज ऑरवेल, जिनकी फेमस नावल है 1984 और द एनिमल फार्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और उसके बाद आते हैं विलियम गोल्डिंग, जिनका बहुत ही फेमस नावल है लॉर्ड ऑफ लाइज। और लास्ट में हमारे पास समरसेट मॉगम। और अगर ड्रामाटिस्ट की बात की जाए तो सबसे जो पहले ड्रामाटिस्ट हमारे पास आते हैं वो है जॉन गॉल्सवर्थी, जिनका एक बहुत ही फेमस प्ले है द जस्टिस। और उसके बाद आते हैं जी.बी. शाह, जिनका एक बहुत ही फेमस वर्क है मैन एंड द सुपरमैन। और उसके बाद आते हैं सैमुअल बेकर, जिन्होंने एब्सर्ड थिएटर को इंट्रोड्यूस करवाया और उनका फेमस प्ले है वेटिंग फॉर गोडो। और उसके बाद अगर बात की जाए और उसके बाद आते हैं हैरोल्ड पिंटर, जॉन ऑसबॉर्न और T.S. एलियट। T.S. एलियट एक पोइट भी थे, क्रिटिक भी थे और उसके साथ साथ एक ड्रामाटिस्ट भी थे। अगर इनकी पोएम्स की बात की जाए तो इसमें आती हैं द वेस्टलैंड, ऐश वेडनेसडे, जिरोनशन और भी कुछ पोएम्स हैं। प्लेज में इनके आते हैं मर्डर इन द कैथेड्रल। और अगर एसेस की बात की जाए तो इनका बहुत ही फेमस ऐसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। और फ्रेंड्स इसके बाद बारी आती है पोइट्री की। और अगर पोइट्री की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं W.B. येट्स, W.H. ऑर्डन, थॉमस हार्डी। फ्रेंड्स आपके ज़हन में शायद एक बात आए कि थॉमस हार्डी तो नॉवलिस्ट हैं, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि थॉमस हार्डी नॉवलिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ एक पोइट भी हैं। तो उसके बाद बारी आती है G.M. हॉपकिंस। G.M. हॉपकिंस ने एक नया काम मुतारफ़ कराया और इन्होंने सोनेट को 14 की बजाय 10 से 10.5 यानी कि 10.5 लाइन्स में लिखा, जो कि इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचता है। ये एक क्रोनोलॉजिकल सीरीज़ है जिसके अंदर हम एक सीरीज़ के साथ चल रहे हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक हर एक चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया, उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट ऑथर्स, उनके वर्क्स के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एंग्लो सैक्सन से। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी, कमेंट करें अपने कीमती आइडियाज़, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जैसे कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।